क्योंकि यूपी पीटी एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो उससे पहले क्या है हम आपको सारे के सारे घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। तो देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही विश्वसनीय माना जाता है यूपी के एग्जाम के लिए, ये वाला प्रकाशन घटना चक्र। तो घटना चक्र के हम पूरे के पूरे 100% यहाँ पर लेने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसका सबसे पहला प्रश्न क्या बोला है। तो सबसे पहले क्या पता है आपको है कि सबसे पहले आपको हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं हर जगह पे, हर प्रैक्टिस सेट में। तो यहाँ पर भी हिस्ट्री के प्रश्न लेने हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब करी गई थी। तो गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना करी गई थी, कब करी गई थी। तो गाइस देखिए 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था उसके तहत क्या कहा था, गांधी जी ने एक सुझाव दिया था कि अब जो है सत्याग्रह शुरू किया जाए इसके तहत। अब फिर 1919 में ही इन्होंने सत्याग्रह सभा का गठन किया था, तो ये वजह थी इसके गठन करने की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हो गई थी। तो शेरशाह सूरी जो था उसकी जो मृत्यु हुई थी गाइस वो हो गई थी कहाँ पर पता है आपको, वो हुई थी कालिंजर में। कालिंजर में किस तरीके से मृत्यु हुई थी, क्योंकि वो कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकरा कर एक जो है गोला था, जो हाथ गोला होता है या फिर बम था, उससे यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई थी 1545 में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था। तो पुलकेशिन द्वितीय के आपने सुना होगा, तो ये किस यहाँ पे शासक थे, तो ये थे वातापी के चालुक। तो वातापी के चालुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, तो एग्जाम तक आप जरूर से जरूर देखा कीजिए, सारे के सारे प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं। मैं साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी देता चलूँगा क्योंकि आप लोग कहते रहते हैं। तो चालुक की जो थे वातापी के, उनके ये राजा था पुलकेशिन द्वितीय, बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो ये तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखिए जो अशोक के शिलालेख थे उनको सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने। जेम्स प्रिंसेस इसका राइट आंसर हो गया। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना करी थी। तो एक ब्रह्मवादिनी थी, इन्होंने क्या किया था, वेद मंत्रों की रचना करी थी। तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम हो जाएगा यहाँ पर लोपामुद्रा। तो लोपामुद्रा इसके राइट आंसर हो जाएंगी। तो इन्होंने क्या किया, ये कौन थी ये पहले ही जान लीजिए। तो ये कौन थी, अगस्त ऋषि, यानी अगस्त ऋषि के बारे में सुना है, उनकी ये पत्नी थी, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था। तो देखिए खानवा का युद्ध जो किसके किसके बीच हुआ था, सबसे पहले जान देते हैं तो कब हुआ था। तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। उसके बाद क्या हुआ, राणा सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा सांगा। एक चीज़ इसमें और इम्पॉर्टेंट है कि इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया गया था। तो खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया था, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 7 कहता है और 8 एक साथ देख लेते हैं। तो बोला कि नौजवान भारत सभा की किसने स्थापना करी थी। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे यहाँ पर सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह ने क्या किया था, नौजवान भारत सभा की स्थापना करी थी। कब करी थी, 1926 ईस्वी में। तो इसको याद रखिएगा। इनके अन्य सहयोगियों के नाम जो है वो छबील दास और यशपाल है, तो इनको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो 1857 की क्रांति हुई इसमें भाग कौन कौन नहीं लिया था, ये देख लेते हैं। तो 8 में अगर यहाँ पे देख लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर टीपू सुल्तान। इन्होंने यहाँ पे इसमें भाग नहीं लिया था। बाकी तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब, इन सभी लोगों ने भाग लिया था। तो टीपू सुल्तान क्या थे, टीपू सुल्तान जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, उसमें ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो ये उससे रिलेटेड नहीं है 1857 से, ये याद रखिएगा। पहले मर ही चुके थे इस समय तक। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। 9 कहता है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो 1916 में एक दूसरे के निकट, क्योंकि देखिए 1907 में विभाजन हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो लखनऊ में यहाँ पर अधिवेशन हुआ था तो उस समय क्या है, ये दोनों फिर से वापस मिल गए थे। तो याद रखिएगा लखनऊ के अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है, 10 में बोला गया कि भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन बना था। तो भारत और पाकिस्तान के जो स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने के लिए जो अंतिम भारतीय वायसराय था वो कौन था। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन
इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत करी थी। तो विभाजन का मुख्य कारण तो यही थे, लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने योजना प्रस्तुत करी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न यहाँ पे देखें, अब क्या है, ज्योग्राफी से प्रश्न लेते हैं, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। अब यहाँ पे बोला 11 में कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, वो तो आप सभी को पता है कि वो तो अपने ही यहाँ ही है, ठीक है। अपने यहाँ कौन सा है, वो है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 12 कहता है कि सोज नहर किस किस को जोड़ती है। तो सोज नहर जो है वो किस किस को जोड़ती है, तो सभी को पता होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को सोज नहर जोड़ती है। अब यहाँ पे देखें, सोज नहर का निर्माण कब हुआ था, 1859 में हुआ था इसका निर्माण, ठीक है। फ्रांसीसी जो इंजीनियर थे, इनका नाम था फर्डिनेंड दी लेसेप्स। तो ये पूछा जाता है, उसके बाद क्या हुआ, 1869 में बन के तैयार हुई थी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब बन के तैयार हुई, 1869 में। इंजीनियर कौन थे, वो थे फर्डिनेंड डी लेसेप्स। तो ये याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों की ओर चलें। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो 13 में कहता है आपका कि इसमें जो है आपको रेगिस्तान दिए हैं, स्थान दिया हुआ, तो अब इसमें सही जोड़ा मिलाना है। अब देखिए, सारे के सारे जो रेगिस्तान है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ क्या कहता है, कालाहारी कहाँ पे पाया जाता है, वो अफ्रीका में पाया जाता है, सभी को पता होना चाहिए। और अटाकामा कहाँ पे है, वो दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। उसके बाद थार कहाँ पे है, तो थार तो आप जानते हैं कहाँ पर है, वो आपका एशिया में है। एशिया में इसलिए कहा गया क्योंकि इसका कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तान में भी पाया जाता है। और ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है, वो तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको मैच कर लीजिए। बहुत आसान से प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखें तो कहता है कि वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो वायु में जो सर्वाधिक मात्रा होती है किस चीज़ की होती है, सभी को पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, 78% होती है नाइट्रोजन, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, अगला 15 कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है ना गाइस, वो है आपकी अरावली। अरावली की जो पर्वत श्रेणी है सबसे पुरानी मानी जाती है। और इसका विस्तार कहाँ से, गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, देखिए पूछ लिया अगर कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन थी, वो हो जाएगी आपकी गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगले देखिए, अगले में क्या बोला गया कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है। देखिए, ये किस अनुच्छेद में, सबसे पहले ये जाने, 280 में है, अनुच्छेद 280 में। 5 वर्ष के लिए यहाँ पर ये गठन होता है। और इस समय कौन चल रहा है, ये 15वां वित्त आयोग है। और इसके अध्यक्ष कौन है, वो NK सिंह है। इस समय की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहला प्रथम वित्त आयोग बना था उसके थे KC नियोगी। KC नियोगी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो बताइएगा, नहीं पसंद आई नहीं बताना तब भी बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 17 में बोला गया कि भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है। तो भारत में जो कृषि का कर होता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारों द्वारा इस पर टैक्स लगाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। अगर कृषि आय कर लगाया जाता है तो इसमें क्या होगा, सिर्फ राज्यों की भूमिका होगी, राज्य कर ही लगा सकते हैं कृषि का। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं कि नई आर्थिक नीति किसके संबंधित है। देखिए, नई आर्थिक नीति जो है किससे संबंधित है, वो तो सभी को आपको पता है कि आपका हो जाएगा उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण, निजीकरण या फिर ये सभी। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये कब चालू हुई, ये चालू हुई थी 24 जुलाई 1991 में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है 1991 में हमारा ये चालू हुई थी नई आर्थिक नीति। तो पूछा जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ। तो देखिए, जो उद्योग हैं वो किस पंचवर्षीय में विकसित हुए थे, वो हुए थे द्वितीय में। तो द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो द्वितीय किस पे बनी है, इसके जो मॉडल है वो किसने बनाए, तो इसका मॉडल बनाए पूछा जाता है PC महालनोबिस। तो PC महालनोबिस ने इसको मॉडल को बनाया था। और इसी के तहत यहाँ पर जो है आपका उद्योग वगैरह सब स्थापित हुए थे, ठीक है। और ये कब हुआ था, 1956 से लेकर के 1961 तक यह चला था। इसको याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि बैंकिंग के क्षेत्र में जो आपका CBS
है उसमें सी का पूर्ण रूप क्या है। अब सी का पूर्ण रूप क्या होगा, CBS का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्या होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो आपको पता चल गया ना सी का क्या होता है, तो सी का होता है कोर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं गाइस। अब अगले में क्या है, संविधान से प्रश्न है। संविधान से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं, बिल्कुल आने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था। आप देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली के प्रस्ताव किसने रखा था। सभी को पता है कि ये हो जाएगी बलवंत राय मेहता समिति। तो ये पंचायत किससे रिलेटेड है, आपको पता है कि ये किससे रिलेटेड है, 73वां संविधान संशोधन। इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और इसका गठन कब हुआ था, वो हुआ था 1957 में, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1957 में जो है इसका गठन भी हुआ था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। अब देखिए, उच्च न्यायालय की पीठ जो स्थित है वो कहाँ पर है, जबलपुर में है। इसको याद रखिएगा। जैसे क्या होता है कि अभी अपने यहाँ का क्या है, इलाहाबाद में है, ठीक, हाई कोर्ट, लेकिन उसकी पीठ कौन सी है, लखनऊ है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देखें। गाइस, प्रैक्टिस सेट इतना शानदार है कि बिना कहे आप लाइक करेंगे, मुझे पता है। 23 में कहता है कि महाराष्ट्र में कुल कितनी संसदीय क्षेत्र हैं। अब संसदीय क्षेत्र ये डिपेंड नहीं करता है कि आप किस राज्य के एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में हर जगह से पूछा जा रहा है। तो इसकी राइट आंसर जाए 19 संसदीय क्षेत्र हैं यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में। इसको याद रखिए, संसदीय सीटें। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है मौलिक अधिकारों को की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया। तो संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटाया गया था 1978 में। किस संशोधन में, 44वें संशोधन में। अब यहाँ कर अगर आप कहते हैं डेट नहीं याद होती, तो 44वां संशोधन है तो 448 ये 1978 हो गया। और 42वां संशोधन है तो 426 1976 हो गया। कितना आसान चीज़ें हैं भैया, सिर्फ रिलेट करके याद किया कीजिए। 1978 में क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारत में संघ राज्यों की क्षेत्रों की संख्या कितनी, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इस समय टोटल कितने हैं। तो टोटल जो है वो आपके सिर्फ 8 रह गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, केवल 8 संघ राज्य क्षेत्र बचे हैं अपने भारत में। और यहाँ पे इसको राइट आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26, 27, 28 साइंस के सारे प्रश्न देखें तो कहता है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है। जो तारे टिमटिमाते हैं, देखिए आप अगर छत पे सोते हैं तो देखते हैं कि भैया तारे टिमटिमा रहे हैं, तो लगता है कि भैया ये बल्ब लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो 26 का जो इसका कारण होता है वो अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन किस चीज़ का होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। देखिए बहुत दूर है ये, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारी वायुमंडलीय घटनाएं हुआ करती हैं, तो उसमें एक अपवर्तन होती है। अपवर्तन की वजह से हमको दिखता है कि वो तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन उनका एक निश्चित प्रकाश होता है, वो किसी भी तरीके से टिमटिमाते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहते हैं कि पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं। अब पीतल जो धातु है उसका मुख्य घटक कौन सा है, वो आप देख लीजिए। तो उसमें क्या होता है आपका, वो मिलाया जाता है, जिंक इसमें मिली होती है, ठीक है, और उसके साथ साथ इसमें जो होता है वो आपका तांबा भी होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा आपका सी, यानी कि आपका हो जाएगा तांबा, जस्ता और निकेल जो है ये सब कुछ इसमें मिलाया जाता है क्वेश्चन नंबर 27 में। अब क्वेश्चन नंबर देख लिया 28 कहता है कि PVC किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो 28 में अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो PVC जो है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी यानी कि विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। थोड़ा सा गाइस इसको करेक्शन कर लीजिएगा। 27 का राइट आंसर जो है आपका तांबा, जस्ता, निकेल नहीं बल्कि तांबा और जस्ता होगा, केवल तांबा और जस्ता होगा। थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, हम निकेल की भावनाओं में बह गए, लेकिन यहाँ पे तांबा और जस्ता होगा पीतल की मिश्र धातु का। अब इसका क्या होगा, विनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 में कहा गया है इसको मैच करना है, सूची 1 सूची 2 का रासायनिक नाम क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर ये आपको मैच कराना है। अब यहाँ पे देखिए विटामिन B1 को क्या कहते हैं, हम उसको थायमीन कहते हैं, सभी को पता होगा। जिस तरीके से आप याद करते हैं कि रथ पर एक टॉपी, इस तरीके से रेटिनॉल, थायमीन, इसी तरीके से याद करते हैं ना। तो B1 का हो जाएगा थायमीन, B2 को क्या होगा, राइबोफ्लोविन, तो राइबोफ्लेविन हो जाएगा। B6 का क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन, तो पायरिडॉक्सिन हो गया। अब बच्चा का B12 को क्या कहते हैं, साइनोकोबालामिन, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्नों में अगर देखें तो 30 कहता है कि ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है। अब ECG क्या होता है, ये किसकी गतिविधि को दर्शाता है। इसको जो फुल फॉर्म होता है ECG का वो देखिए तो कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये याद रख लीजिएगा। तो ये क्या होता है, हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। यानी कि अगर आप हृदय की जांच कराया जाएंगे, आप ये किसी हॉस्पिटल में जाना ना पड़े तो, लेकिन अगर आप जाते हैं तो देखिए वहाँ क्या होता है, ECG आपकी जांच होती है। ECG का मतलब होता है
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो हृदय की यह जांच होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगले देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे अब 5 प्रश्न जो आपके मैथमेटिक्स के पूछे जाने, चलिए ले लेते हैं उनको किस तरीके के आपके 5 प्रश्न आएंगे। तो गाइस देखिए, जहाँ पे 31 में कहता है कि 6 संख्याओं का प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है, तो उन संख्याओं का औसत 136 है, तो छठी संख्या का जो मान है वो क्या होगा। तो देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो माना कि वो क्या है, उस छठवीं संख्या x मान लेते हैं, तो छठवीं संख्या को हम अगर x मान लेते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो बोला क्या है 7 गुना है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगी ये 7x + x, इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये कितना है 136 के, तो ये 6 संख्याओं का टोटल औसत दिया हुआ है यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम 6 × 136 कर देंगे, क्योंकि हम ऐसा तो करते ही आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, तो वो देख लेते हैं 7x + x = 6 × 136, ये बनी थी। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब सिंपल सा आप इसको x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो गाइस आ जाएगी टोटल 102, तो 102 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, सिर्फ इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 7 गुना का योग 11/2 है, तो वह भिन्न क्या होगी। एक भिन्न है और उसके व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा। तो एक भिन्न है उसको हम मान लेते हैं x, तो उस भिन्न को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब क्या बोला है कि उसके व्युत्क्रम के 7 गुना का योग 11/2 है, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा उसका, वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, तो कि x का उल्टा 1/x ही तो होगा। अब यहाँ पे जो इसकी इक्वेशन बन जाएगी क्या हो जाएगी, x + 7/x = 11/2, यही तो बोला गया है क्वेश्चन में। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे फैक्टराइजन विधि से, तो यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 7/2, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान से प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए 12,544 जुटाए, प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे, लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, बोला कि एक अकाल निधि है जिसमें 12,544 रुपये जुटाए गए, प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे, तो कितने होंगे यहाँ पर, अब ये देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि लड़कों की संख्या क्या है, x मान के करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी को यही मेथड पसंद होता है कि शुरुआत जो कर रहे हैं, क्योंकि इतना तो एडवांस लेवल कोई मैथ पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, x × x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जितने लड़के हैं उतने ही रुपये यहाँ पे जमा हुए, तो क्या हो जाएगा 12,544 हो गया, ठीक है। x हमने मान लिया था उसका धन, ठीक है। अब क्या बोला गया, अब x² हो जाएगा, तो ये 12,544 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर इधर चला जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 112। तो टोटल 112 लोग थे, यानी कि 112 लोग स्टूडेंट थे, ठीक है। तो 112 लड़कों ने 112 रुपये दिए, तब जाके ये बैठा कितना, जाके 112 बैठा। इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते थे कि ऑप्शन से 112 का स्क्वायर कर देंगे, तो अगर जो 12,544 बैठ जाता तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे कर सकते थे। अब गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 34 कहता है कि ए की आय बी से 40% अधिक है, तो ए की आय 25% अधिक वृद्धि होती है, तो बी की आय 40% वृद्धि होती है, तो ए बी की संयुक्त आय में क्या वृद्धि प्रतिशत होगा। तब अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि माना कि बी की आय, अब क्या बोला, ए की आय बी से 40% अधिक, तो ए की आय हम मान लेते हैं, तो ए की आय हम कितना मानेंगे, ए की आय हम 100 मान लेते हैं, तो बी की क्या हो जाएगी। तो सिंपल सा पता है आपको कि ए की आय जो है वो आपके यहाँ के कितनी मान ली, बी की आय हम मान लेते हैं, क्योंकि बी की आय दिया है 40% वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो बी की आय हमने 100 मान लिया है। अब यहाँ पे ए की आय कितना होगी, 140 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 100 पहले ही माना था, तो 40% बढ़ रही, तो 100 का 40% 40 होता है। तो इसी तरीके से बी की आय हमने 100 माना, ए की 140 हो गई। अब क्या बोला गया, ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो इसी से हम अनुपात निकाल लेंगे। तो इस पे जो अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7:5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कट जाएगा ना पूरा का पूरा, ये देखिए कट गया यहाँ पे से, ठीक है। तो अब क्या हो गया 7:5 हो गया। अब 7:5 को हम यहाँ पे अगर अनुपातिक योग देखें तो ये टोटल 12 बैठ रहा है। अब टोटल 12 बैठ रहा है, तो यहाँ पे क्या बोला कि ए और बी के संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत कितना है। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार अगर देखें इसकी इक्वेशन बनाएं तो कैसे बनेगी, वो यहाँ पर बनेगी 7 × +25 + 5 × 40 = 12x। तो यह यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को सिंपली आपको सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31.25%। यहाँ पर इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आसान सा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 35 कहता है कि एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों का औसत 20 वर्ष है, तो अंतिम 3 विद्यार्थियों का औसत 20 वर्ष है,
तो अब यहाँ पे देखिए टोटल अगर निकालते कैसे निकालते हैं, 20 विद्यार्थियों का औसत कितना है यहाँ पर, वो है आपका 3 वर्ष। तो यहाँ पे टोटल पहले का निकालें तो ये 60 वर्ष हो गया। अब उसके बाद क्या बोला कि प्रथम तीन विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 21 गुणा 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब बोला गया प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है, ठीक है। तो प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है। और यहाँ पे अब देखें क्या प्रश्न में बोला है कि दूसरे और तीसरे विद्यार्थी की कुल आयु कितनी है। तो दूसरे और तीसरे की यहाँ पे कितना हो जाएगा, 63 में से अगर हम -26 निकाल देते हैं तो कितना हमारा 37 वर्ष आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब ये जो 37 वर्ष आया हुआ है तो चौथे विद्यार्थी की आयु कैसे निकालेंगे, चौथे निकालने क्या करेंगे, 60 में से 37 को अगर माइनस कर देंगे तो 60 में से 37 को माइनस कर दीजिए तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 30 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो 23 वर्ष जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये आपका मैथ के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब यहाँ पे अगले प्रश्नों की ओर चले। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, 5 प्रश्न आपके किस चीज़ के आने हैं, वो आने हैं आपके हिंदी ग्रामर के। तो हिंदी ग्रामर के प्रश्नों में देखें तो 36 में जो कहता है कि दैवज्ञ का जो अर्थ है वो क्या होता है। तो दैवज्ञ का जो अर्थ होता है गाइस वो होता है ज्योतिषी। तो ज्योतिषी का राइट आंसर हो जाएगा 37। बोला लेखक और उसकी कृति के युग्म के कौन सा युग्म सुमेलित है, यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, जो गलत दिया गया वो आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर 37 में अगर हम ध्यान से देखें तो बोला गया है कि दर्शन दिग्दर्शन राहुल संक्रांति की कृति है, ना कि रामचंद्र शुक्ला की। यानी कि जो आपकी दिग्दर्शन है ये क्या है, ये किसकी है, ये है आपकी राहुल सांकृत्यायन की कृति है, ठीक है। और ना कि ये रामचंद्र शुक्ला नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही तो पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, बाकी ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पर आपका सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है किसमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी लिखी, कौन सा सही लिखा हुआ है। तो 38 में अगर देखें तो आशीर्वाद जो है वो कौन सा सही लिखा हुआ है, वो आपका यहाँ पर सी वाला सही लिखा हुआ, क्योंकि आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद होता है गाइस वो आपको पता होना चाहिए कि पुनः जन्म होता है। यानी कि पुनः जन्म को हम किस तरीके से लिखते हैं, पुनर्जन्म। ये होगा विसर्ग संधि का एक उदाहरण भी है, याद रखिएगा विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है कि श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। बहुत ही आसान है, तो बहुत आसान क्या है, इति श्री हो जाएगा। इति श्री का विलोम जो होता है श्री गणेश होता है, श्री गणेश का इति श्री होता है। तो आपस में चलते ही रहते हैं। तो श्री गणेश का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इति श्री। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 हमने कर लिए। अब क्या कहते हैं, अब पैसेज का आपका आप देख लेते हैं। तो 5 नंबर के यहाँ पर आपके आनी है इंग्लिश। तो इंग्लिश में 5 नंबर का जो पैसेज आएगा, अब यहाँ पे देखिए बहुत छोटा सा पैसेज है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इससे रिलेटेड प्रश्न करते हैं। तो बहुत छोटा सा पैसेज है, तो उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज करके पैसेज पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पे इसका पहला प्रश्न अगर हम गाइस यहाँ पे देखें तो कहता है कि हु वाज मुरली। तो मुरली कौन था ये बोला गया है। तो अब यहाँ पे देखिए मुरली जो था वो क्या था, अ वेंडर ऑफ स्वीट, यानी कि मिठाई बेचने वाला था। हमने यहाँ पे अभी पढ़ा कि मिठाई बेचने वाला था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 42 कहता है कि हु वेयर हिज कस्टमर। तो उसके कस्टमर कौन थे ये पूछा है। तो उसके कस्टमर क्या होंगे, क्या देखिए जब मिठाई बेचता है तो मिठाई सबसे ज़्यादा किसे पसंद आती है, चिल्ड्रेन को। तो इसमें हमने देखा कि वो चिल्ड्रेन को सबसे ज़्यादा मिठाई बेचता है, तो उसके कस्टमर कौन थे, चिल्ड्रेन थे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला कहता है आपका, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि व्हेन डिड द डिप्रेशन कम्स इन हिज बिजनेस। तो उसके जब बिजनेस में जो काम करता था, जो डिप्रेशन आता था तो वो क्या करता था। तो ये यहाँ पे पूछा गया है। तो 44 में यहाँ पे अगर 43 में अगर बात कर लेते हैं तो क्या करता था वो, हॉलीडेज, ठीक है। तो प्रारंभ हो जाती तब मुरली जो है था वो मिठाई व्यवसाय में मंदी अथा न्यूनतम, क्योंकि देखिए जब उसका हॉलीडे आता था, जैसे बच्चों की छुट्टियां हो जाती थी तब क्या होता था, तब बहुत ही कम यहाँ पर उसकी बिक्री होती। तो यही तो पूछा गया है कि जब उसके डिप्रेशन आता था तो कब आता था, वो आता था यहाँ पर व्हेन द हॉलीडेज कम। तो हॉलीडे जब आते तब आता था। अब यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे ग्रामर के आपके। तब बोला गया है 44 में कि द पुअर मैन वाज डैश एंट्री टू द रेस्टोरेंट। तो द पुअर मैन वाज डैश एंट्री टू द रेस्टोरेंट। तो क्या हो जाएगा 44 का, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका, जैसे आप क्या कहते हैं आविष्कार करना, यानी कि उसकी जो है क्या किया गया, डिनाइड कर दिया गया, यानी उसकी एंट्री को मना कर दिया गया। तो डिनाइड यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 45 कहता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो 10 ईयर के पीरियड को हम क्या कहते हैं, सभी को पता है डिकेड्स कहते हैं। डिकेड का मतलब होता है 10 साल। 10 साल, पिछले दशक को क्या कहते हैं, 10 साल या डिकेड कहते हैं। तो यह बोला गया अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिकेड। अब यहाँ पे देखिए 5 प्रश्न आपके इस घटना चक्र का प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। तो गाइस बता दे रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 46 में 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के आने हैं। तो रीजनिंग में अब जो कहता है वो देख लेते हैं।
अब यहाँ पे बोला गया है कि पहले क्या, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। तो सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है, सभी को पता है, सबसे पहले बुध ग्रह आता है, ठीक है, ये पहले पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसी तरीके से इसका रहता है ना सीक्वल। अब यहाँ पे देख लेते हैं, आपका इसका हो जाएगा, ये आपके पहले पे आएगा, फिर यहाँ पे बुध जो आपका शुक्र रहेगा दूसरे पे आएगा, फिर यहाँ पे तीसरे पे रहेगा। इसी तरीके जो आपका पैटर्न यहाँ पे सार्थक बैठेगा ना, वो आपका बैठेगा 53142, 53142, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इस जो 47 कहता है, इसमें बोला गया कि RNOWQC एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की चारों तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो RW के बाईं ओर है, तो यहाँ पे देखिए आप इसको गोला बनाएंगे तो क्या बोला गया है, RW के बाईं ओर है। तो यहाँ पे मान लीजिए, अगर हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से बना लेते हैं, क्योंकि हमको बैठाना कितने लोगों को है, पूरा 6 लोगों को बैठाना है। अब यहाँ पे मान लीजिए R बोला गया है W के बाईं ओर है, तो यहाँ पे W ले लेते हैं, R को इसके बाईं ओर बैठा देते हैं, बिल्कुल बैठा दिया हमने। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है कि O के सामने है, जो O के सामने, W क्या है, O के सामने, इस तरीके से फिगर बन गया। अब क्या बोला गया यहाँ पर कि O N के बाईं ओर बैठा है, तो O जो है N के बाईं ओर बैठा है, यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से हो गया। अब क्या बोला गया है, C W के बगल में नहीं है, तो C जो W के बगल में नहीं है, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, ये आ गए इसके R के सामने का हो जाएगा, क्योंकि W के बगल में है नहीं। अब यहाँ पे आपका बचा क्या हुआ है, बचा हुआ है जो वो आपका बचा हुआ है आपका Q के बाईं ओर कौन बैठा है, तो यहाँ पे Q ये हो जाएगा, ठीक है। तो 6 लोगों को ही हमको बैठाना था, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोला गया है कि Q के बाईं ओर कौन बैठा है, तो Q के बाईं ओर जो है वो आप देख सकते हैं कि Q के बाईं ओर W बैठा है, तो W इसका राइट आंसर हो गया। बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि EGK और IKL जो आपके दिए हुए इसमें से कौन एक डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप पहले में क्या किया गया है, ई में 2 जोड़ा गया है और जी में 4 जोड़ा गया, यानी +2 +4 का डिफरेंस चल रहा है, +2 +4 का। फिर इसमें भी +2 +4 का है, लेकिन यहाँ पे गाइस अगर ऑप्शन नंबर बी देखें तो इसमें क्या है, +2 का चल रहा है और +2 का चल रहा है, यानी कि के बाद भी यहाँ पर दो जोड़ा गया है, तो यही इसका डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका पैटर्न यहाँ पे अलग है। तो यही तो पूछा गया था, कौन सा डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि इसमें कथन और निष्कर्ष से, देखिए यूपी के एग्जाम में पूछा जाता है, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, अब सभी एग्जाम में आता है आपका कथन निष्कर्ष में। तो कथन कहता है कि पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ये कथन बोला गया। अब यहाँ पे जो कथन का जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष कहता है कि वनस्पति विज्ञान हमें मानव व्यवहार को समझने में मदद करता है। दूसरा यहाँ पे बोला गया कि वनस्पति विज्ञान पशु शरीर को समझने में हमारी मदद करता है। तो अब यहाँ पे देखें गाइस, आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा दोनों, यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें कही गई है ना, उससे ये बहुत ही परे है, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पे किसी भी तरीके का निष्कर्ष नहीं निकल रहा इस कथन के माध्यम से, तो इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रीजनिंग का हमारा लास्ट प्रश्न जो बचा है वो कहता है कि कुछ पौधे सब्जी हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलेगा, कुछ पौधे, यहाँ पे पी बना दे, पौधे जो है वो सब्जी हैं, कुछ पौधे जो है सब्जी हैं, ठीक है। अब बोला गया सभी सब्जियाँ विटामिन, तो सभी सब्जियाँ जो हैं वो विटामिन है, इस तरीके से इसका फिगर बनेगा बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ विटामिन पौधे हैं, तो कुछ विटामिन जो हैं वो पौधे हैं, कुछ वाला पार्ट इसमें है, तो ये सही है। कुछ विटामिन सब्जियां हैं, तो कुछ विटामिन सब्जियां हैं, क्योंकि सारी सब्जियां विटामिन तो कुछ भी हो जाएंगी, ये भी सही है। कोई भी विटामिन पौधा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ वाला है, तो कोई भी पौधा नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका निष्कर्ष हो गया, पहला और दूसरा अनुसरण करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं करंट अफेयर की तरफ। तो करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम यहाँ पर, तो गाइस इस प्रैक्टिस सेट का जो करंट अफेयर है ना, बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड है। तो देखिए अभी यहाँ पर पूरा मंत्रिमंडल चेंज हुआ था, उसमें जिसके विभाग थे, तो उससे रिलेटेड प्रश्न है। तो बोला गया निम्नलिखित को मिलान कीजिए, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए क्या होगा, धर्मेंद्र प्रधान इस समय क्या है, धर्मेंद्र प्रधान जो इस समय है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। अश्विनी वैष्णव क्या है, वो रेल मंत्री बनाए गए। किरण रिजिजू कौन है, किरण रिजिजू इसमें कानून और न्याय मंत्री हैं, याद रखिएगा। और ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो है वो नागरिक उड्डयन मंत्री है। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं आसानी से, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं गाइस, ये आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 52 कहता है,
52 में बोला गया कि मार्च 2021 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स स्विस ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो संपन्न जो हुई मार्च 2021 में प्रतियोगिता योनेक्स स्विस ओपन 2021, इसको जीता है यहाँ पर 52 का राइट आंसर जो हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा थाईलैंड की जो है उनका नाम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योनेक्स ओपन जो संपन्न हुआ वो कहाँ पर हुआ था पहली बार, तो स्विट्जरलैंड में। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैरोलिना मारिन। तो कैरोलिना ने भारत की पीवी सिंधु को पराजित करके योनेक्स स्विस ओपन जीता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 कहता है कि अप्रैल 2021 में भारतीय बैंक सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम जो आपका NGFS का सदस्य बन गया है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा बैंक जो है NGFS का सदस्य बना, वो हो जाएगा 53 का राइट आंसर आपका, वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन अब देखिए करंट अफेयर बहुत ही अपडेटेड है, यहाँ पे जून जुलाई का है, तो ये याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपी के एग्जाम में पुरानी करंट अफेयर नहीं पूछी जाती है एसएससी रेलवे की तरह। क्वेश्चन नंबर जून कहता है यहाँ पे 54 कहता है कि जून 2021 में G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया। तो गाइस देखिए जो G7 है उसका 47वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, वो कहाँ पर किया गया वो आपको बताना है। तो गाइस यहाँ पर किया गया है, ये आपका किया गया है, आप इसको याद रख सकते हैं, जो आपका कार्बिस है, कार्बिस बे कॉर्नवाल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर है, ये यूनाइटेड किंगडम में है, तो याद रखिएगा यूके में है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि जून 2021 में सतत विकास समाधान नेटवर्क जो SDSN और बर्ड्समैन स्टिफ्टंग द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 में भारत किस स्थान पर रहा। तो देखिए यहाँ पे जो SDSN और बर्ड्समैन स्टिफ्टंग द्वारा सतत विकास रिपोर्ट है, इसमें भारत की जो रैंक आई 2021 में वो कौन सा है, यही तो यहाँ पे पूछा है। तो वो रैंक है यहाँ पर अगर भारत की देखें तो वह 120वें स्थान पर भारत है इस समय, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखें। तो गाइस क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 कहता है कि डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा। तो डगमारा जल विद्युत परियोजना है जो कितनी रहने वाली 130.1 मेगावाट की है। तो ये बिहार राज्य के सुपौल जिले में कोसी नदी पर किया जा रहा है। कोसी नदी पर कहाँ पे किया जा रहा है, बिहार राज्य में सुपौल जिले में। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि मई 2021 में किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से प्रदान किया जाएगा। तो गाइस देखिए जो टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 है वो किसे दिया गया, ये किसे दिया जाता है, ये जो प्रकृतिवादी होते हैं यानी कि जो पर्यावरण के तौर पर काम करते हैं उनको दिया जाता है। तो क्या किया, डॉक्टर जेन गुडाल को दिया जाएगा। तो डॉक्टर जेन गुडाल को दिया जाएगा, इसलिए दिया जाए क्योंकि इन्होंने विश्व भर के जितने चिंपैंजीज हैं ना उन पे उन्होंने अच्छी खासी रिसर्च करी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जेन गुडाल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 कहता है कि जून 2021 में वैश्विक संगठन ने लापता व्यक्तियों की पहचान करने हो तो आई फैमिलिया नामक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए लापता व्यक्तियों के लिए आई फैमिलिया नामक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया। तो ये कौन है, 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप देख सकते हैं, इसके क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसका जो इंटरपोल है, इंटरपोल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा इंटरपोल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कहता है कि मुलाद मेडल पाने वाले विश्व का पहला क्रिकेटर कौन है। तो मुलाद मेडल पाने वाले जो विश्व के पहले क्रिकेटर हैं वो बन गए हैं अजिंक्य रहाणे। तो इसको याद रखिएगा, अजिंक्य रहाणे को मुलाद मेडल पाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर के तौर पर चुना गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 60 कहता है कि जनवरी 2021 में किस मशहूर शास्त्रीय गायक और संगीतकार का निधन हो गया जिन्हें संगीत के क्षेत्र में जूनियर तानसेन के नाम से बुलाया जाता था। तो जूनियर तानसेन के नाम से किनको बुलाया जाता है, जिनका जनवरी में निधन हुआ, तो वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर अगर देखें तो रामपुर सहवसान के रहने वाले थे, ये घराने से ताल्लुक़ रखते थे जिनका नाम था मुस्तफ़ा खान। तो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ये याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखें जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पे 10 आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस के। तो इसमें जो कहता है वो देखें। अब क्या बोला गया है कि देश दिया हुआ है, मुद्राएं दी हुई। तो देखिए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, आपको पता होगा कि ये टका है, ठीक है, तो टका हो जाएगी बांग्लादेश की मुद्रा। फिर क्या कहता है म्यांमार की कौन सी है, म्यांमार की आपको पता है कि क्वात है, तो ये इसका हो जाएगा म्यांमार का डी वाला। मालदीव की कौन सी मुद्रा है, मालदीव की जो रूपिया, रूपिया के नाम से जानते हैं मालदीव को। अब इसके बाद अगर भूटान क्या बचा, भूटान की हो जाएगी न्यूगम त्रुम, न्यूगम त्रुम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 62 में कहता है किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। तो किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, तो वो देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है केरल, असम, राजस्थान, हरियाणा। तो ये असम का है। असम का एक गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। ये गमछा नहीं है जो ओढ़ा जाने वाला, इसको देखिए लिखा भी अलग तरीके से। तो 63 कहता है कि वाइज एंड अंडर वाइज आ सैल्यूट टू लाइफ की लेखिका कौन है। वाइज एंड अंडर वाइज आ सैल्यूट टू लाइफ की लेखिका जो हैं वो है यहाँ पर आपकी सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आप सभी को पता होना चाहिए कि हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है कि कलिंग पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार जो है किस राज्य सरकार या फिर संस्थान द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे 65 का जो राइट आंसर है गाइस वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनेस्को द्वारा 1951 में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष जो थे बीजू पटनायक के अनुदान से स्थापित किया गया था। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये आपको पता नहीं कि यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है कलिंग पुरस्कार, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहते हैं कि 8 मई को किस रूप में मनाया जाता है। तो 8 मई को आपको पता है कि सभी लोग किस तरीके से मनाते हैं, उसको मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में यहाँ पर हम 8 मई को मनाते हैं, इसको याद रखिएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है। तो देखिए एक शहर है जिसको भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है। तो 67 के यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको कहा जाता है नागपुर को। तो नागपुर जो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, इसको याद रखिएगा। नागपुर जो है महाराष्ट्र में स्थित है, इसको शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि यक्षगान जो है लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यक्षगान कहाँ का है, सभी को पता होना चाहिए, ये कर्नाटक का है। तो यक्षगान जो है कर्नाटक में गाया जाता है, इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है कि गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो गुदई महाराज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। तो कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, सबसे पहले ये बनारस घराने से ताल्लुक़ रखते थे। और यहाँ पे जो गुदई महाराज के नाम से जानते हैं वो तबला बजाने में मशहूर थे, तबला बजाते थे, ये याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि भारत भारती के लेखक कौन है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत भारती के लेखक कौन है। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आपके मैथिली शरण गुप्ता। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब ये इसका राइट आंसर होगा 70 का ए वाला। अब यहाँ पे देखिए एक सूर्यकांति त्रिपाठी निर्मला की कौन सी है, जूही की कली है। महादेवी वर्मा की सबसे फेमस कौन सी है, वो यामा है। और रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी है, उर्वशी है। तो यहाँ पे देखिए इनकी सबकी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिए जाते हैं। अब अगले प्रश्नों की ओर चलें। तो अगले प्रश्नों में क्या बोला गया है, यहाँ पे 71 से 75 और 75 से 80 यानी कि 10 नंबर आपका हिंदी का पैसेज आने वाला है। तो इस हिंदी के पैसेज को क्या करते हैं, हम यहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी के पैसेज बहुत आसान होते हैं। जैसे पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आप पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे इसके आंसर देना है। तो हिंदी के पैसेज हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये 10 नंबर तो आप सभी लोग कर सकते हैं, कितना भी कमज़ोर छात्र हो ये 10 नंबर आराम से कर लेगा हिंदी के। अब चलिए हम ले लेते हैं इसके ग्राफ के प्रश्न, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या है, 81 से 85 के बीच में 6 वर्ष के राजस्व करोड़ को दर्शाया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका जो ग्राफ है इसमें राजस्व करोड़ में दिया हुआ है, और 2011 में 500 वैल्यू है, 2012 में 280, इस तरीके से वैल्यू दी हुई है आपको सारी। अब इसके देख लेते हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहता है कि दिए गए 6 वर्षों के लिए औसत राजस्व क्या है। अब यहाँ पे औसत निकालना है, तो औसत में क्या करते हैं, तो सभी को यहाँ पे जोड़ लेंगे। सभी को जोड़ने के बाद आप इसको क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 600 की बात कर रहा है। तो सभी को जोड़ते हैं, तो 500, 280, 470, 650, 400, 510, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 2810 टोटल हो गया 2810। और औसत निकालने क्या करेंगे, 6 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो ये 6 से डिवाइड करने क्या हो जाएगा, 486.33 करोड़ इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो 468.33 करोड़ इसका राइट आंसर हो गया, आपका सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसमें जो 82 कहता है कि 2011 से 2012 में राजस्व में कितने प्रतिशत से कम हुआ। 2011-12 को कंपेयर करना है। 2011 में 500 था और ये 280 होगा, तो यही तो पूछा है कितने परसेंट की यहाँ पर कमी आई है। अब 500 और 280 का डिफरेंस कितना हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा 220। अब 220 डिफरेंस है, अपॉन में इसको रख देंगे कितना, 500। ठीक है, क्यों रखेंगे, क्योंकि हमको इसी से कंपेयर करना है कि 2012 में कितना कम हुआ। अब इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 जो कट गए, ये कट गए,
तो यहाँ पे अब क्या होगा, 5 से इसको हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 44% आपका राइट आंसर। यानी कि 2011 की तुलना में 2012 में 44% की कमी आई है। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से इसको करते हैं। थोड़ा सा परसेंटेज पे ही आपको ध्यान रखना है इन प्रश्नों में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है कि वर्ष 2015 में राजस्व वर्ष 2014 के राजस्व का कितना परसेंट है। अब 2015 में राजस्व 2014 के राजस्व का कितना परसेंट है। वो देखें तो 2014 में 650 था और 2015 में 400। तो अब यहाँ पे बोला गया कितना परसेंट है, ये पूछा गया ना। तो अब देख लेते हैं कि राजस्व का मान लीजिए कि x% है, तो 650 का x%, इस तरीके से करें ना, सोच के बहुत अच्छे से होता है। तो 650 का x% 400 के बराबर है। हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू कितने, जो 61.53% हो गया। देखिए कितना आसान सा प्रश्न होते हैं, ग्राफ के हलवा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 84 कहता है कि वर्ष 2013, 14 और 15 का कुल राजस्व दिए गए 6 वर्षों के कुल राजस्व का कितना परसेंट है। अब 2013, 14 और 15 का देख लेते हैं। तो 2013, 14, 15 का कितना हो जाएगा, वो आप देखते हैं 470 है, 650 है, 400 है। अब क्या करेंगे, टोटल पहले निकाले। टोटल हमने पहले ही कर लिया था कि टोटल 6 वर्षों का कितना है, 2810 है। ठीक है। अब यहाँ पे जो 3 पूछा गया ना, 3 का 2013, 14, 15, 2013, 14, 15 का कितना हो जाएगा, 1520 हो जाएगा। ठीक है, 1520 करोड़ हो गया। अब यही बोला है कि कितना परसेंट है टोटल का, ये 3 सालों का कितना परसेंट है। तो हम क्या करेंगे, 2810 का x% जो है वो है आपका 1520। अब यहाँ पे इस इक्वेशन बन गई, x की वैल्यू निकाल लेंगे पक्षांतर करके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा 54.09%। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, अगर 85 कहता है आपका, यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा, 54.9% है। 85 कहता है 2015 और 2016 का कुल राजस्व 2012 और 13 के कुल राजस्व से कितना अधिक है। अब 2015 और 16 का कुल राजस्व देखें तो 2015 और 16 का कुल राजस्व कितना है, 4, 5, 9, 910 है। तो 2015 और 16 का कितना है, 910 है। अब 2012 और 13 का कितना है, 2012 और 13 का कितना है, यहाँ पे 470, 280, टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 750 करोड़। तो ये 750 है, वो 910 है। तो यही तो पूछा, इसके बीच का डिफरेंस कितना है। तो 910 और 750 के बीच में डिफरेंस कितना है, 160 करोड़। तो 160 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 160। देखिए कितने आसान सा प्रश्न थे। अब चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगले में क्या बोला गया है, आपका एक स्कूल का परीक्षा फल दिया हुआ है, उसमें उत्तीर्ण देखा है, फिर यहाँ पे अनुत्तीर्ण पूछा है। अब उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में 2013-14 की वैल्यू है, 2014-15, 2015-16, 2016, 2017-18 की वैल्यू दी हुई है। अब इसमें देख लेते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न, बहुत ही आसान से प्रश्न होते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या और उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के बीच के अंतर किस शैक्षणिक वर्ष में सबसे अधिक रहा है। तो किस वर्ष में सबसे अधिक रहा है, ये देख लीजिए। यानी कि जो डिफरेंस कितना है पास और फेल छात्रों का, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे। तो 86 में अगर हम ध्यान से देखें तो 2015 और 16 का ग्राफ आप देखिए, तो 2015 और 16 में अगर यहाँ पे ध्यान से आप देखें तो क्या होगा, उसमें 250 है। उनके मतलब डिफरेंस जो है 250, क्योंकि जो आपके उत्तीर्ण हुए थे 300, फेल हुए थे 50, तो टोटल कितना हो जाएगा 250। तो इसके मुताबिक क्या है कि 2015 और 16 का जो अंतर है वो सबसे अधिक है। इस तरीके से इसको करिए। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि 5 शैक्षणिक वर्षों में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत क्या है। अब पाँचों का औसत ही तो पूछा है, सिंपली क्या करेंगे, 100 उत्तीर्ण हुए, फिर यहाँ पे दूसरे ईयर में 100 उत्तीर्ण हुए, फिर 50 उत्तीर्ण हुए, फिर 100 उत्तीर्ण हुए, फिर यहाँ पे 100 उत्तीर्ण हुए। तो टोटल उत्तीर्ण क्या क्या हो जाएंगे, ये 450 बच्चे या क्या जो पास हुए कितने सालों में, 5 सालों में। तो 5 को नीचे रख देंगे, 5 9 45, ये हो गया आपका 90। यानी कि जो 90 औसत है वो आएगा 5 सालों में पास होने वाले बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में किस वर्ष विद्यार्थियों की कुल संख्या सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई। अब पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में देख लेते हैं किसमें सबसे अधिक वृद्धि हुई। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें, सारे ग्राफ हमको चेक करने पड़ते हैं इसमें। तो 2014 और 2015 की अगर वैल्यूज पे ध्यान दें तो 2014 और 15 में क्या हो जाएगा, पास कितने हुए थे, 300। ठीक है। अब यहाँ पे फेल कितने हुए थे, यहाँ पर 250। तो यहाँ पे अपॉन में 250 रखेंगे, कंपेयर हम कर रहे हैं
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 100 करके हम इसका अगर परसेंटेज निकालें, देखिए 20% यहाँ पर जो है वो पिछले वर्ष की तुलना में था। तो यही सबसे ज़्यादा 2014-15 राइट आंसर हो जाएगा। 20% जो है अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इससे अलावा सब में चेक करेंगे तो आपको कम ही कम मिलेगा, 15-16%। तो 20% ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है कि 5 शैक्षणिक वर्षों के दौरान उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुमानित प्रतिशत कितना है। अब 5 शैक्षणिक वर्षों के दौरान उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंट निकालना है आपको। तो 89 में देखें तो टोटल उत्तीर्ण कितने हुए, टोटल पास बच्चे पहले देख लेंगे, फिर यहाँ पे देख लेंगे कि कितने बच्चे टोटल हैं। अब जो टोटल बच्चे हैं पास फेल दोनों मिलाकर वो कितने हैं, 1650। इनको काउंट कीजिए, देखें ना 1650 टोटल बच्चे हैं, टोटल हैं ये। अब जो पास हुए वो कितने, पास कितने हुए, 1200 हुए। अब क्या बोला है, इसका परसेंटेज ही तो बोला है कि निकाल दो भैया। तो परसेंटेज क्या करेंगे, टोटल नीचे रखेंगे, 1200 ऊपर रखेंगे और गुणे 100 कर देंगे। अब यहाँ पे इसको आप अगर काट लेंगे तो आपका लगभग 73% राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान से प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें 90 में कहता है कि 2014-15 और 2017-18 के कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों के कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात कितना है। तो अब देखें 2014-15 और 17-18 यानी कि 2 वर्षों का कंपेयर करना है। तो 14-15 के कुल उत्तीर्ण बच्चे देखें, 14-15 में उत्तीर्ण कितने हुए थे, 200 उत्तीर्ण हुए। उसके बाद क्या 2017-18 में कितने उत्तीर्ण हुए, वो उत्तीर्ण हुए यानी कि 300, टोटल पास इतने हुए। अब ये कितना हो गया, 500 हो गया, टोटल 500 बच्चे जो है पास हुए। अब यहाँ पे क्या बोला, कुल फेल कितने हैं इन दोनों में, इन फेल कितने हैं वो देख लेते हैं। 100 फेल हुए पहले वाले ईयर में, फिर यहाँ पे 100 फेल हुए थे कि 200 टोटल हो जाएंगे फेल। तो 500 में 200 फेल हुए तो इनका क्या बनाया गया है, इनका अनुपात निकालना है। तो 500 पास हैं, 200 फेल है, तो 0-0 कट गया, तो 5:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 90 का 20 का राइट आंसर हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे 91 से 95 के बीच में तालिका के प्रश्न। तो गाइस जो तालिका दी हुई इसमें टोटल बोला गया है कि टोटल जो उत्पादन है ना वो है 5,50,000 का। तो कुल मिला के 5.5 लाख बल्ले हैं। तो इन्हीं में से हमको निकालनी पड़ेगी वैल्यू इनकी बारी बारी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 91 कहता है कि कंपनी टी द्वारा उत्पादित ब्रांड ए के लकड़ी के बल्लों की कुल संख्या क्या है। तो कंपनी टी द्वारा कितना है, ये 45% है। अब 45% हम किसका निकालेंगे, निकालेंगे हम 5,50,000 का, क्योंकि 5,50,000 टोटल है। तो 5,50,000 का अगर हम 45% निकाल करके वो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, वो टोटल जो है वो आ जाएंगे आपके टी वाले। अब उसके बाद बोला कि ब्रांड ए के निकालना है। तो अब टोटल निकालने के बाद हम उसमें ब्रांड ए के निकालेंगे। तो ब्रांड ए के कैसे निकालेंगे वो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं टी का उत्पादन जो है वो कितना हो जाएगा। प्लास्टिक के बल्लों की बात कर रहा है तो लकड़ी के बल्ले कितने हो जाएंगे। अब प्लास्टिक के बल्ले 45% है तो लकड़ी के बल्ले कितने हो जाएंगे, 55%। भाई लकड़ी के बल्ले जो है 55% हो जाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक के बल्ले 50% है तो टोटल वैल्यू 100% होती है। तो ये क्या होगा, लकड़ी के बल्ले जो है 55% हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 5,50,000 का हम यहाँ पे निकालेंगे कितना, 55% निकालेंगे। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55% निकालेंगे तो इनको काट लेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 30,000, ठीक है, मैं 3,25,000 आ जाएगा। इतना आ गया हमारा टोटल, कितने लकड़ी के बल्ले हो गए। अब इसमें से बोला गया है कि हमारे ब्रांड ए के कितने बल्ले हैं। तो ब्रांड ए का कैसे निकालेंगे, अनुपात दिया हुआ है आपको, देखिए 6:19 दिया है। तो आपको पता होना कि ब्रांड ए की वैल्यू 6 है, तो 6 नीचे रख दे, ऊपर रख देंगे और टोटल इनका नीचे रख देंगे। तो 19 6 25, 25 नीचे रख देंगे, ठीक है। तो अब इसको जब काटेंगे ना गाइस, तब आपका राइट आंसर आ जाएगा 72,600। तो 72,600 इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तालिका वाले प्रश्नों में थोड़ा टाइम लगता है गाइस, 5 प्रश्न करने के लिए आपको लगभग 10-15 मिनट इसमें चाहिए ही होगा। फुर्सत से कीजिएगा, टाइम आपके पास बहुत वहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि यू द्वारा उत्पादित ब्रांड बी के लकड़े के बल्ले और एम आर तथा डब्ल्यू द्वारा मिलकर उत्पादित कुल बल्ले, तो n/m का मान लगभग कितना होगा। अब यहाँ पे देखें n यू द्वारा उत्पादित ब्रांड बी के बल्ले कितने हैं। अब 92 में अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या बोला गया है, चलिए मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, ग्राफ के हिसाब से आप इसको करिए। तो इसमें बोला गया है जो आपका n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यानी कि 5,50,000 की हम क्या करेंगे, 25% निकालेंगे यहाँ पर टोटल, ठीक है। 25% क्यों निकालेंगे, क्योंकि लकड़ी के बल्ले निकाल रहे हैं। तो आप ग्राफ में देखिए ना, अब यहाँ पे कितना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे,
फिर 14/55 निकाल लेंगे इसी का, तो कितना आ जाएगा 35,000 आपका आ गया, बिल्कुल आ गया। अब क्या कहता है M इक्वल टू आर तथा W द्वारा उत्पादित कुल लकड़ी के बल्ले। अब R तथा W द्वारा कुल उत्पादित लकड़ी के बल्ले, तो क्या करेंगे 55, ये जो आपका 5,50,000 का 45/100 निकालेंगे, प्लस कर देंगे उसमें 5,50,000 का 60/100, तो टोटल आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी यहाँ पर 5,77,500 आ गई। एम की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी आई थी, एन की वैल्यू आई थी कि 3,50,000, तो टोटल यहाँ पे अपॉन में रख देंगे, ऊपर रख देंगे 35,000, ठीक है, नीचे रख देंगे यहाँ पे 5,77,500। तो इसको अगर काटेंगे ना गाइस, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा 0.061 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी राउंड ऑफ करके वैल्यू आएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आपके जो प्रश्न हैं ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो गाइज आपको आई थिंक समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे बोर्ड नहीं है हमारे पास, तो फ़ोन पे समझाना इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो गाइज यहाँ पे देखिए हमने 92% तक करा दिए हैं। अब 8% है ना गाइज, ये आप जो है PDF से कर लीजिएगा, क्योंकि PDF से करना बहुत आसान होता है। वहाँ आपको सामने ग्राफ भी दिखेगा और उसके साथ साथ यहाँ पर प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा, किस तरीके के यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नया घटना चित्र का जो प्रैक्टिस सेट है वो यहाँ पर कल आपके लिए अपलोड हो जाएगा। तो टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है, वो हम सारे के सारे आपको करा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।